दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के एक छोटे से नगर बड़ौद की है। ये घटना आज से लगभग 20 साल पहले की है, जो कि मेरे चाचा जी, जिनका नाम कल्लू उर्फ ब्रजपाल के साथ घटी थी। उस समय मेरे चाचा अपने 4 दोस्तों के साथ, जिनका नाम मनोज, संजीव, गुड्डू उर्फ लंगड़ा, नीरज पंडित, सुनील उर्फ जंगी है। बात गर्मियों के उन दिनों की है जिस मौसम में जामुन पेड़ों में लगती है। मेरे चाचा को ये आइडिया आया कि शमशान घाट में लगे हुए पेड़ों की जामुन कोई नहीं तोड़ता है, और तो और उस पेड़ पर हमेशा फल लदे रहते हैं। बस यही सोचकर वो जामुन खाने के लिए घर से चल पड़े। लेकिन उन्होंने इस बारे में घर वालों और आस पड़ोस में किसी को कुछ नहीं बताया। शमशान घाट बड़ौद के दिल्ली सहारनपुर रोड पर घने जंगल पर स्थित था। वो चारों पांचों दोस्त वहां पर पहुंच गए। वहां पर एक पुराना कुआं भी था। उसके पास एक हाथ वाला नलकूप भी लगा हुआ था। वहां पहुंचकर सबने ठंडा पानी पिया और इसके बाद वो वहां पर बनी हुई पत्थर की सीट पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद मेरे कल्लू चाचा ने मनोज से कहा कि चल तू पेड़ पर चढ़कर पेड़ की टहनियों को हिला दे, तब तक हम नीचे से जामुन चुगेंगे। दोस्तों, मनोज जैसे ही पेड़ पर चढ़कर टहनी हिलाने लगा तो अचानक से उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा। उस वक्त बाकी सभी का ध्यान नीचे की तरफ जामुन चुगने में था। थोड़ी देर बाद सबने देखा कि मनोज अचानक ऊपर से नीचे जमीन पर आ गिरा। गिरते ही उसने कहा कि भाई मेरे, किसी ने चांटा मारा है, शायद यहाँ कोई और चीज भी है, चल यहाँ से घर चलते हैं। पर दोस्तों, मेरे चाचा ने उसे गाली देते हुए कहा कि तेरे बस का कुछ नहीं है। चाचा ने संजीव को कहा कि अब तू ऊपर जा और जामुन की टहनी हिला। संजीव चुपचाप पेड़ पर चढ़ गया। उसने एक ही झटके में एक भारी भरकम टहनी को हिलाया, जिसके जरिए जामुन टूटकर गिरने लगे। उस वक्त मनोज, जिसको कि पहले ही एक थप्पड़ लग चुका था, वो भी गिरती हुई उन मोटी जामुन को देखकर लालच में सब कुछ भूल गया। वो चुपचाप बाकियों के साथ जामुन चुगने लगा। इसी बीच जैसे ही संजीव ने दूसरी डाल को हिलाने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया तो संजीव को भी एक जोरदार का थप्पड़ लगा और वो भी पेड़ से नीचे धड़ाम से गिर पड़ा। गिरने के बाद उसने भी सीधा यही कहा कि कल्लू भाई, इस पेड़ पर कुछ है। दोस्तों, चाचा को क्रोध आ गया और वो बोलने लगे कि जामुन तोड़ने की मेहनत किसी को करनी ही नहीं है, लेकिन जामुन खानी सबको है। उन्होंने कहा कि अब तुम चुगो, मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ। चाचा तुरंत पेड़ पर चढ़ गए और उन्होंने 1-2 डालियां हिलाई ही थी कि तभी उनकी नजर डाल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उस पर एक काली साड़ी में बैठी हुई एक बहुत ही सुंदर स्त्री उन्हीं की तरफ देखे जा रही थी। नहीं मालूम उस वक्त क्या वजह रही कि उसने चाचा को कुछ भी नहीं कहा। चाचा को यह समझते देर नहीं लगी कि दोपहरी के 1:30 से 2 बजे के समय शमशान घाट के अंदर इस पेड़ की इतनी ऊंचाई पर यह कोई आम औरत तो नहीं हो सकती, क्योंकि उनके सभी दोस्तों को इस पेड़ के पहली डाल पर पहुंचने में ही इतना दमखम लगाना पड़ रहा था। तो फिर ये औरत पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? चाचा ने अपनी बुद्धि दौड़ाई और उस पेड़ से फुर्ती से नीचे उतरे। उन्होंने तुरंत अपने सभी दोस्तों से कहा कि जामुन चुगना छोड़ो और यहाँ से जितना जल्दी हो सके बाहर की तरफ निकलो। चाचा की ये बात सुनकर सुनील उर्फ जंगी ने कहा कि ये क्या बात हुई, जामुन तो चुग लेने दे। पर इतने में चाचा, जो कि अब उस पेड़ से उतरकर थोड़ा दूर जा चुके थे, चाचा के साथ मनोज और संजीव भी जल्दी से चाचा की तरफ दौड़े और उनसे पूछने लगे कि क्या तुझे भी कुछ हुआ था? चाचा ने कहा, हाँ हुआ है, तुम जल्दी से उन दोनों को भी यहाँ बुला लो। चाचा ने वहां से बाकी दोस्तों को बड़ी क्रोध में आवाज लगाई तो वो दोनों भी तुरंत उनकी ओर दौड़ पड़े और उनसे कहने लगे कि भाई, अभी तो बहुत जामुन नीचे बिखरी पड़ी है, चुग तो लेने दे। चाचा ने कहा कि जल्दी यहाँ से बाहर निकलो और अपनी अपनी जान बचाओ। सबने पूछा कि ऐसा क्या हो गया। तब जाकर कहीं चाचा ने कहा कि उस पेड़ पर काली साड़ी पहने सबसे ऊपर की टहनी पर मैंने एक औरत को देखा है। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। दोस्तों, चाचा की बात सुनकर सबने एक साथ दौड़ लगा दी और कुछ ही सेकंड में वो सभी दोस्त उस शमशान घाट से बाहर रोड पर आ गए। चाचा ने अपने सभी दोस्तों से कहा कि घर पर कुछ मत बताना कि हमारे साथ क्या हुआ, नहीं तो पिटाई अलग से होगी कि दोपहर के समय तुम लोग शमशान में क्यों गए थे। खैर, घर आने के बाद
चाचा के मन में बहुत से डरावने ख्याल चल रहे थे, पर मुसीबत तो ये थी कि वो ये सारी बातें अपने घर वालों को भी नहीं बता सकते थे, क्योंकि चाचा अपने पिताजी यानी मेरे दादाजी से बहुत डरते थे। हमारे दादाजी बहुत सख्त स्वभाव वाले व्यक्ति थे। दोस्तों, आपको मैं यहाँ एक छोटी सी बात और बता दूं कि मेरे दादाजी, जिनका नाम तेजपाल था, वो उस वक्त बिजली विभाग में कार्यरत थे, लेकिन वो थोड़ी बहुत झाड़ फूक भी कर लेते थे। मेरे चाचा की एक आदत थी, वो हमेशा छत पर जाकर ही सोया करते थे, लेकिन आज वो ये बोल पड़े थे कि पिताजी, आज मैं आपके साथ बैठक में ही सोऊंगा। दोस्तों, हमारे घर की बैठक गली की तरफ ही थी, जिसमें एक खिड़की और एक लकड़ी का दरवाज़ा था। इसके साथ ही अलग बैठक के बराबर में ही घर का मेन दरवाज़ा था, जो कि काफ़ी बड़ा और लोहे का था। वो दरवाज़ा घर की गैलरी से जुड़ा हुआ था। चाचा ने अपनी चारपाई वहीं दादा की चारपाई के बगल में बिछा ली। वैसे आज के दिन चाचा को नींद तो नहीं आने वाली थी। दिन का वो सारा मंजर चाचा की आंखों के आगे चल रहा था। उस वक्त बैठक की खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी। चाचा को उसमें बाहर किसी के होने की मौजूदगी जाहिर हुई। चाचा ने दीवार घड़ी में समय देखा तो रात के 12:30 का टाइम हो रहा था। उन्होंने सोचा कि रात को इस समय आखिर गली में कौन होगा। यही सोचकर उन्होंने खिड़की को पूरा खोलकर देखा तो यकीन मानिए, चाचा के होश ही उड़ गए। उन्होंने देखा कि जो औरत दिन में जामुन के पेड़ पर बैठी थी, इस वक्त वो ठीक उनके सामने बाहर खड़ी थी। उस औरत ने चाचा को बाहर से हाथ से अपनी ओर आने का इशारा किया। चाचा ने तुरंत खिड़की बंद की और देखा कि पिताजी सो रहे हैं। वो तुरंत बैठक से निकलकर गैलरी से होते हुए छत पर यानी घर की दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। उन्होंने बहुत डरते डरते ऊपर छत से किसी तरह गली की तरफ हल्के से झांकने की कोशिश की। वो देख रहे थे कि वो गई कि नहीं, पर यह क्या, जब चाचा ने नीचे की तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि वो औरत तो पहले से ही ऊपर की ओर टकटकी लगाकर चाचा की ही तरफ देख रही थी। वो दोबारा पहले की ही तरह उन्हें हाथ से इशारा करके बुला रही थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे वो सब कुछ पहले से ही जानती हो कि चाचा की अगली हरकत अब क्या होने वाली है। चाचा एकदम से पीछे की ओर हटे और मात्र 5 या 7 सेकंड बाद ही उन्होंने जैसे ही नीचे झांक कर देखा तो वो औरत हाथ का इशारा करते हुए बोली कि तू नीचे आ जा या मैं ऊपर आऊं। दोस्तों, ये बात सुनकर चाचा के तो एकदम होश ही उड़ गए। वो बस इस डर में थे कि कहीं ये आफत ऊपर ना आ जाए। इसीलिए उन्होंने फिर से वापस ताबड़तोड़ नीचे की ओर दौड़कर अपनी चारपाई की जगह अपने पिताजी की चारपाई पर जाकर उनसे सटकर लेट गए। पिताजी ने तुरंत कहा, अरे क्या बात हुई? चाचा ने कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन दोस्तों, वो अब भी पिटाई के डर से सच्चाई नहीं बता रहे थे। उन्होंने इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया कि उनके साथ दिन में जो कुछ भी हुआ, जिसकी वजह से अब क्या क्या हो रहा है। पर पिताजी ने कहा कि क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा या कुछ और बात है? दोस्तों, चाचा कुछ भी नहीं बोले। पिताजी ने सोचा कि पता नहीं क्या हुआ, लगता है कुछ सपना वपना देख लिया होगा। खैर, थोड़ी देर बाद पिताजी ने दीवार की साइड करवट ली, पर चाचा उस चारपाई पर सीधे लेटे हुए थे। उनका पूरा ध्यान बाहर गली की तरफ होने वाली गतिविधियों पर था। इसीलिए वो लगातार गली की तरफ वाली खिड़की और गैलरी वाली खिड़की की तरफ बार बार नजर दौड़ा रहे थे। पर थोड़ी देर बाद ही उन्हें ऐसा लगने लगा कि शायद कोई काला साया घर के अंदर आ गया है और वो ठीक गैलरी में बैठक की खिड़की की तरफ खड़ा है। वो शायद उन्हें ही घूर रहा है। चाचा ने डरते हुए हिम्मत करके अपनी गर्दन गैलरी की तरफ घुमाई। उन्होंने देखा कि अब वही औरत घर के अंदर गैलरी में खड़ी खिड़की से चाचा की तरफ हाथ का इशारा कर रही थी। बस चाचा की सारी हिम्मत जवाब दे गई। आखिरकार उनकी चीख निकल पड़ी, साथ ही उन्होंने गाली भी दी। उन्होंने कहा कि पिताजी ये खड़ी। पिताजी एकदम झटके से उठे और पूछने लगे कि क्या हुआ, कौन खड़ी है, कहाँ खड़ी है? चाचा बोले, देखिए गैलरी में। वाकई वो चुड़ैल वहां खड़ी हुई थी। चाचा के पिताजी ने पास में रखी हुक्के की राख निकालकर कुछ पढ़कर उस तरफ फेंकी, जिसके बाद
तुरंत एक चीख के साथ वो चुड़ैल वहां से गायब हो गई। इसके बाद पिताजी ने थोड़ी सख्ती से पूछा कि तू कहाँ गया था। चाचा ने एक झटके में सारी बात बता दी। हालांकि उस वक्त एक तो रात का समय था और घर के बाकी सभी लोग सो रहे थे, इसीलिए दादा ने उन्हें कुछ सीख और नसीहत देकर चुपचाप छोड़ दिया। अगला दिन होते ही उन्होंने पूरे घर की ओर कुछ गंगा जल और विभूति से शुद्धि कर दी। दोस्तों, उस दिन के बाद से वो चुड़ैल ना तो चाचा को दिखी और ना ही उनके बाकी दोस्तों को दिखाई दी। चाचा ने भी अब ऐसी जगह जाना छोड़ दिया था। वैसे उस दिन के बाद चाचा ज्यादातर तो दादा के साथ बैठक में ही सोते थे, और वैसे अगर कभी छत पर सोना भी होता था तो वो तब ही सोते थे जब घर के एक दो सदस्य वहां पर उनके साथ मौजूद हो। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, मैं उम्मीद करूंगा आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अनिल है और ये बात आज से 3 महीने पहले की है। जब हमारा एक दूसरा घर बना तब वहां पर बस 2 या 3 घर ही थे। हालांकि अब वहां पर 5 घर और बन गए हैं। वैसे हमारा एक घर नीचे था तो दूसरा बहुत ऊपर खेतों में। मैं अक्सर ऊपर वाले खेत वाले कमरे में रात को अकेला रहता था। इसी बीच मुझे एक दिन ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे रात को बुला रहा हो। एक दिन मैं रात के 2 बजे उस आवाज के बुलाने पर चुपचाप बाहर चला गया। बाहर जाने पर मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये आवाज सड़क से कोई लगा रहा है। जब मैं उसे देखने के लिए नीचे पहुंचा तो मैंने पाया कि एक औरत घुंघरू बजाते हुए कुछ हाथ में मानो चमकीली सी चीज लिए सीधे जा रही थी। मुझे लगा कि शायद कोई गांव की औरत होगी। मैं थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन मैंने हिम्मत करी और उसके पीछे जाने का फैसला किया। मैं कुछ दूर तक उसका पीछा करता रहा ही था कि वो अचानक कहीं गायब हो गई। मैं एकदम से हैरान हो गया और चुपचाप वापस आने लगा। इसी बीच मैंने देखा कि मेरे पीछे से बहुत से लोग सफेद कपड़ों में उसी की तरह हाथ में कुछ लिए आ रहे थे। मेरी तो मानो सांसें अटक गई। फिर मैं सड़क के किनारे पर जो पिलर बने होते हैं उनके पीछे जाकर छुप गया। वो सभी लोग कुछ अजीब सा शब्द बोलते हुए मेरे सामने से गुजर रहे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आज मेरा आखिरी दिन है। यकीन मानिए, मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। मैं बस देखता रहा। उनमें से कुछ लोग सड़क से ऊपर की तरफ चले गए और कुछ तो बीच सड़क पर बैठ गए। मैं चुपचाप मौका देखकर दबे पांव वहां से अपने घर की तरफ भाग गया। दोस्तों, इसके बाद मैं नहीं जानता कि वो कहाँ गए, मगर मैं ये जान चुका हूं कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। मैं चुपचाप बिस्तर पर आकर लेट गया। दोस्तों, यकीन कीजिएगा, सारी रात मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग मेरे दरवाजे के सामने आकर कुछ गुनगुना रहे थे। हालांकि सुबह होते होते सब कुछ ठीक हो गया। बस उस दिन के बाद से ही मैं उस आवाज़ के पीछे कभी नहीं गया। हालांकि अब यहाँ पर बहुत घर बन चुके हैं, पर वो आवाज़ अभी भी कभी कभी सुनाई देती है। ये घटना वैसे आज से कई साल पहले की है, पर अभी मेरी उम्र इस वक्त 18 साल की हो चुकी है। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी अनिल की कहानी। दोस्तों, आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राकेश शर्मा है। मैं बिहार छपरा जिले का निवासी हूँ। मैं एक ब्लाइंड पर्सन हूँ। मैं दिल्ली में जीटीवी नगर के सेवा कुटीर ब्लाइंड स्कूल में पढ़ता हूँ। ये कहानी लॉकडाउन के समय की है, जब मुझे अपने 12वीं के एग्ज़ाम देने थे। हालांकि हमारे एग्ज़ाम ऑनलाइन हुए, तो ठीक इस बीच हम छुट्टियों में अपने गांव आ गए। मैं ठीक घर के बाहर चारपाई पर सोया हुआ था और मैं अक्सर भूत पिशाच इन सबको बकवास मानता था। पर जब मैं घर के बाहर सोने गया तो मेरी माता ने मुझे बाहर सोने से मना किया।
उन्होंने कहा कि अकेले जवान लड़के को इस तरह रात में बाहर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कुछ बुरी आत्माएं अक्सर उन व्यक्ति पर ज्यादा हावी होती हैं जो उनका लगातार मजाक उड़ाते हैं। मैंने माँ से कहा कि ये सब बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, इनसे तो यूं ही निपट लिया जाएगा। दोस्तों, मैंने उनकी एक ना सुनी और मैं बाहर सो गया। सोते सोते मेरी 3 बजे आंखें खुली, क्योंकि उस वक्त मुझे किसी ने एक जोरों का थप्पड़ मारा था, जिस वजह से मेरी नींद टूट गई। मैंने तुरंत उठकर इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मैं उस रात करीबन 12:30 या 1 बजे के करीब सोया था। उस वक्त मैं आपकी ही कहानी अपने फ़ोन में सुन रहा था। दोस्तों, सच कहूँ तो मुझे थोड़ा बहुत ही दिखाई देता है, एकदम ना के बराबर। इसीलिए मैंने फ्लैश लाइट जलाकर आसपास नजरें घुमाकर देखा, जहाँ तक कि मुझे दिखाई दे सकता था। सच कहूँ तो मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। मैं चुपचाप ये सोचकर सो गया कि शायद कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं चुपचाप सो गया था। मुझे पूरी नींद लगी हुई थी कि तभी मेरे कानों में कुछ आवाज़ें आई, जो कि बहुत ही भयानक थी, और वो आवाज़ किसी लेडीज़ की थी। उस आवाज़ ने मेरे कानों में कहा कि मुझसे लड़ेगा। दोस्तों, मैं तुरंत उठकर खड़ा हुआ। मैंने इधर उधर देखा तो कोई नहीं दिखा। मैंने सोचा कि न जाने ये आवाज़ कहाँ से आई, जबकि यहाँ पर तो कोई भी नहीं था। मैंने ऐसे ही चिल्लाकर बोला कि कौन हो यार, मुझे सोने दो, मजाक मत करो। हाँ, अगर तुम्हें सोना ही है तो चुपचाप मेरे पास सो सकते हो। दोस्तों, सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़रूर कोई मेरे घर का व्यक्ति है जो कि लगातार मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। वैसे मैं काफ़ी देर तक बैठा रहा। जब मुझे लगा कि अब कोई नहीं आ रहा, तब मैंने मोबाइल में समय देखा। उस समय 3:55 हो रहे थे। मैंने सोचा 1-2 घंटे सो लेता हूँ। बस यही सोचकर मैं चुपचाप सो गया। सोते सोते एक आवाज़ मेरे कानों पर दोबारा पड़ी, जो कि मुझसे ये कह रही थी कि कैसा मर्द है रे तू, डरपोक। तू तो ये कह रहा था कि मर्द को किसी से डर नहीं लगता, पर तू एक औरत से डर गया। दोस्तों, यकीन मानिएगा, ऐसा कहते कहते किसी ताकत ने मुझे उठाया और नीचे पटक दिया। उस वक्त मैं एकदम से डर गया था। वैसे हमारे घर के आसपास खेत खलियान व बाग बगीचे भी हैं। मैंने तुरंत अपना जल्दी से मोबाइल उठाया और घर के अंदर चला गया। घर में अंदर मेरी माँ सोई हुई थी। मैं चुपचाप उनके पास जाकर सो गया। उस वक्त जब मैंने समय देखा तो सुबह के 4:45 हो रहे थे। इसी चक्कर में मेरी माताजी की भी आंखें खुल गई। उन्होंने कहा कि आज बड़ी जल्दी उठ गया। दोस्तों, उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि मैं अक्सर उन दिनों 8 या 9 बजे उठता था, पर मैंने उनसे ये कहा कि ऐसे ही नींद खुल गई और थोड़ी ठंड सी लग रही थी। हालांकि उस समय मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया, पर जब दिन बीतता रहा तो मैंने अचानक उन्हें अपने साथ घटी घटना के बारे में बताया। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा कि मैंने पहले ही मना किया था, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। तो हमेशा अपनी मनमानी चलाता रहता है। खैर, जो हुआ सो हुआ। कहते हैं इंसान को जब तक ठोकर ना लगे तब तक वो मानता कहाँ है। दोस्तों, इतना कहकर मेरी माँ मुझे एक बाबा के पास ले गई। बाबा ने मुझे देखते ही कहा कि क्या समस्या है। माँ ने तुरंत मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। बाबा ने तुरंत कहा, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बाबा ने मेरी माँ से कहा कि आप इनके गले में हनुमान जी का लॉकेट डाल दीजिए, बाकी इसको कुछ नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये ज़्यादातर घर से बाहर ना रहे। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी राकेश शर्मा की कहानी, जो कि एक ब्लाइंड पर्सन है। दोस्तों, हालांकि उनकी आंखें इतनी खराब नहीं, पर दोस्तों, जब किसी को उतना साफ नहीं दिखता तो वो अपने आप को ब्लाइंड ही समझने लगता है। मैं दुआ करूंगा कि राकेश जी की आंखें जल्द ही ठीक हो जाएंगी। बस उन्हें ज़रूरत है तो एक सही इलाज की। बाकी दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानियाँ कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो मिलता ही रहूँगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।